मेरा गांव बहुत जागरूक हुआ है। हमारा पर्यावरण स्वच्छ है, साफ है, जैसे स्वर्ग धरती पे आ गई होगी। हमारा सौंदर्य निखर रहा है यहाँ का। जब से हमने स्वच्छता की पहल की, तब से आज तक जमीन और आसमान का फर्क हो गया है। पहले लोग कचरा शौच बाहर जाते थे, कचरा जहाँ के तहाँ फेंकते थे। अब कूड़ादानी में ही लोग कचरा को फेंकते हैं। बहुत ही प्रभाव इसमें पड़ा है। पेड़ तो आप देख ही रहे हैं, आप देखने योग्य हैं। जो भी आएंगे देख के बताएंगे कि कितने पेड़ लगा रखे हैं। ये तो सबके सामने है कि कितना लगाए। मैंने जब पेड़ लगाए तो हम हर साल महिलाएं अपने कोमिडल जंगल, जो हमारा गांव का पूरा जंगल है, उसमें हमेशा वृक्षारोपण करते हैं। सन 84 से ये मेरी बंजर भूमि थी, इसमें मैंने वृक्षारोपण करना शुरू कर दिया है। आप देखिएगा, आप अनगिनत पेड़ हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। मैंने इनको पाला पोसा, जैसे अपने बच्चों को पाला पोसा है। 2 बच्चे हैं मेरे, ऐसा मैंने इस जंगल को पाल पोस के हरा भरा किया है। देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जब मेरा नाम लिया है तो मेरे को बहुत ही अत्यंत खुशी हुई। मैं दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मोदी जी मन की बात करके सभी लोगों को अपने से जोड़े रखते हैं। मैं सभी मन की बात के सुनने वालों को प्रणाम करता हूँ। उत्तराखंड का निवासी हूँ और अपने गांव के स्वच्छ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। श्रीमती चंपा चौहान ग्राम देवार की निवासी हैं, जिन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत सभी महिलाओं को एकत्र करके स्वच्छता अभियान चलाया है। उनके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और चंपा जी को बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री धन्यवाद, बुआरी तभी धन्यवाद, चंपा जी भी तभी। इन वृक्षों से हमें बहुत ऊर्जा मिली है। मेरे गांव की महिलाएं हर साल हम पेड़ पौधे लगाते हैं, इससे बहुत ही प्रभावित हुई हैं। हमारे यहाँ गांव का पानी यदि गांव में रहेगा और खेत का पानी खेत में रहेगा तो हमारे सभी किसान भाइयों को जो है आर्थिक उपज होगी। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। पहले हमारे गांव में इतना पैदावार नहीं थी, क्योंकि जब से हम ये काम शुरू किए हैं, मेड़बंदी और पानी का बचाव कर रहे हैं तब से जो है हमारे गांव में पैदावार अधिक बढ़ गई। पहले ये था कि जैसे बारिश का पानी रोकने का कोई साधन नहीं था, तो अब जो है खेत में मेड़ बनवाने से बारिश का पानी जो है खेतों में रुकता है। इससे जो है किसान भाइयों को सिंचाई करने में, फसल का उत्पादन करने में जो है सरलता प्रदान हो रही है। काफ़ी लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं और काफ़ी तेज़ी से ये काम चलाने का प्रयास हो रहा है। अब जब से ये अभियान चालू हुआ है, खेत का पानी खेत में रोका जा रहा है, इससे जो है अच्छी उपज पैदा हो रही है। जैसे धान, गेहूँ, चना, ऐसी फसलें जो है अच्छी पैदावार हो रही है। किसान भाइयों को पानी की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छी फसल पैदा करते हैं और सभी लोग जो है खुशहाल हैं। और अगर कोई किसान भाई अपने खेत में तालाब बनवाना चाहता है तो हमारी ग्राम पंचायत से हम अपने किसान भाइयों को जो है पूरी तरह से मदद करेंगे। यूपी के बांदा जिले में अंधाव गांव के लोगों ने भी
एक अलग ही तरह का प्रयास किया है। उन्होंने अपने अभियान को बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। इस अभियान के तहत गांव के कई 100 बीघे खेतों में ऊंची ऊंची मेड़ बनाई गई है। इससे बारिश का पानी खेत में इकट्ठा होने लगा और जमीन में जाने लगा। अब ये सब लोग खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने की भी योजना बना रहे हैं। यानी अब किसानों को पानी, पेड़ और पैसा तीनों मिलेगा। जब हमारे गांव में पीएम मोदी ने हमारे गांव का नाम लिए हैं कि मन की बात को लेकर के, तो हम पीएम मोदी जी हन की बात हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में जल संरक्षण के बचाव में हम बहुत प्रभाव देख रहे हैं। बहुत किसान भाई जो है इसमें मदद कर रहे हैं, अपने खेतों में मेड़बंदी का काम करवा रहे हैं, पानी का बचाव कर रहे हैं और अच्छी फसल पैदा कर रहे हैं। जितने भी हमारे किसान भाई हैं सबको लेकर के हम ये मेड़बंदी, तालाब जितने भी हैं सारे हम करवा रहे हैं। पीएम मोदी मन की बात में मन की बात बताएं, गांव गांव में जल संरक्षण का अभियान चलाएं, देगा योगदान होगा वो महान। నమస్కారం, నా పేరు వెల్ది హరిప్రసాద్. మాది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా. నేను చేనేత కళాకారుణ్ణి. ఇది మా వృత్తి అయినటువంటి చేనేత వృత్తి. ఈ వృత్తిలో రావడానికి ఎవరు కూడా ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఈ వృత్తి కష్టమైన వృత్తి. చేనేత వృత్తిని దేశ ప్రధాని అయినటువంటి మోడీ గారు ఈ వృత్తి చేసే వారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చేనేత వస్త్రాలు కొనే విధంగా ప్రచారం చేయడం కానీ చేస్తే ఎక్కువ మంది దీని మీద ఆదాయం ఎక్కువ వస్తే ఎక్కువ మంది నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక మా చేనేత వృత్తిపై, చేనేత వస్త్రాలపై మోడీ సార్ గారు కొద్దిగా చొరవ చూపాలని కోరుకుంటున్నాను. G20 లోగో చేయాలని నాకు అనిపించడం, నేను చేనేత మగ్గంపై దాదాపు 4 రోజులు శ్రమించి దీన్ని ఆశపోసుకొని దీని యొక్క డిజైన్ను వెబ్లో రూపొందించి పూర్తిగా చేనేత మగ్గంపై దీన్ని తయారు చేసినాను. ఇది G20 అంటే G అనే ఇంగ్లీష్ అక్షరం, 20 అనే 20 మరియు ప్రపంచం యొక్క భౌగోళికము మరియు కింద కమలం పువ్వు వచ్చే విధంగా ఉన్న G20 లోగోను తీసుకొని దీన్ని రూపొందించినాను. G20 లోగో దీన్ని ఎందుకు చేసినానంటే G20 సదస్సు జరిగినప్పుడు ప్రతి ఏటా మన దేశ ప్రధానులైనటువంటి ప్రధానులు ఎక్కడో ఒక చోట మూలకు కూర్చుండేవారు. ఆ G20 సదస్సు అంటే ఇక్కడ మన దేశంలో కూడా ఎవరికి తెలియదు. అట్లాంటి స్థితిలో ఇప్పుడు మన దేశ ప్రధాని G20 సదస్సుకు అధ్యక్షుడు కావడం మరియు ఆ G20 2023 మన ఇండియాలోనే నిర్వహించే అవకాశం రావడంతో చాలా సంతోషం అనిపించి నేను G20 లోగోను చేనేత మగ్గంపై బట్టపై నేయడం జరిగింది. तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई है, केल्ती हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुनकर के भेजा है। यह शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। నేను G20 లోగోను చేనేత మగ్గం పైన నేయడం, దీన్ని ప్రధానమంత్రి సార్కు పంపించడం, దీని గురించి మన్ కీ బాత్ ప్రోగ్రాంలో మాట్లాడాడో అన్న సంసిద్ధంలో నేను ఆ రోజు జరుగుతున్న మన్ కీ బాత్ ప్రోగ్రాం దగ్గర కూర్చున్నాను. ఒక్కసారిగా మన్ కీ బాత్ ప్రోగ్రాం చాలా అయిన వెంటనే మొట్టమొదటిసారిగా నా గురించి, మా రాజన్న సిరిసిల్ల గురించి మాట్లాడడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది, గర్వంగా అనిపించింది. ఏదో అట్టడుగున ఉన్న మాలాంటి నిరుపేద కార్మికుల గురించి కూడా దేశ ప్రధాని మాట్లాడతాడా అన్న ఆశతో నేను చూసిన వెంటనే మాట్లాడేసరికి చాలా సంతోషం అనిపించింది. మా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గురించి కూడా దేశ ప్రధాని మాట్లాడడం, ఇక్కడ ఉన్న కార్మికులు మరియు మా పద్మశాలి కుల బాంధవులు కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
गांव में हर लोग टीका लिया है। कोविड वैक्सीनेशन के प्रारंभिक समय में हमें टीकाकरण करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गाँव में अफवाह फैली हुई थी कि टीका लेने से लोग मर रहे हैं। लोगों में वैक्सीन के प्रति भय था, डर था, इसलिए यहाँ के लोग टीका नहीं ले रहे थे। मन की बात कार्यक्रम जो है, ये तो सबको पता है कि महीने के आखिरी रविवार को होता है, तो रेडियो के माध्यम से और टीवी, और जहाँ टीवी नहीं है वहाँ मोबाइल के माध्यम से लोग इस चीज़ को सुनते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं। मोदी जी के मन के बात कार्यक्रम का असर वास्तव में बहुत ज़्यादा हुआ। यदि ये बात नहीं होते तो शायद लोग यहाँ के टीकाकरण नहीं करवाते। कोविड वैक्सीनेशन के समय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोगों को समझाया गया कि कोविड वैक्सीनेशन कितना आवश्यक है और हमें यह सभी को लगवाना चाहिए। चलिए हम भी आज एक गांव में चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव चलते हैं। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार। आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। अरे रे, ये क्या बात की आपने? मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हमने समुदाय में वैक्सीनेशन करना चालू किया और टीकाकरण पूर्ण होने के बाद हम लोगों का सम्मान भी किया गया, जिसमें ये माननीय सांसद जी, विधायक जी के द्वारा मेरा भी खुद का सम्मान किया गया। मेरे साथ में और जो मुख्य लोग थे उनका सभी का स्वागत किया गया। यहाँ पर गरीबी लोग थे, अगर वैक्सीन फ्री में अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर गरीब जनता नहीं लगा पाती वैक्सीन। 64% जो टीकाकरण हुआ है वो शायद नहीं हो पाता। Saaf Water, since its inception, initially it was built in the vision of making the water quality decentralized in the entire world. Basically, the Saaf Water initiative started with an incident which happened with reference to our own team member Rishikesh. His mother unfortunately developed a very severe skin infection. It was the groundwater which was contaminated. So then we thought this could have been avoided. So that's how the Saaf Water story started. With help of technology, what if we can bring some solutions and improve their lives? उसी की दिशा में हमने एक हमारा ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है साफ वाटर करके, जिसको हमने बनाया है। What we are trying to do is we are using minimal sensors and giving the users more parameters. Saaf Water with this vision had won the Call for Code Global Challenge. So out of 5 lakh developers across the world from 180 nations, some eminent judges including former US President Bill Clinton awarded Saaf Water as the global winner under the sustainability space. The first Indian team to have done that, and that is how that gave us the full impetus to go full all out, so that the problems of the world could be sorted out. A village called Sambalpur in the district of Bihar, where 9 people of a family died because of cancer over a period of 15 years. The deaths happened because the groundwater was arsenic contaminated. When we were conducting our Diwali outreach program,
under the Saaf Water initiative. And in couple of places we found out that lot of people were using RO and UF purifiers when they really didn't need that purifier at all. In some cases they needed UV purifier because they had biological contamination. But due to lack of information in water quality and the gap between the water quality information in real time, this gap of right purifier was there. First of all, for our team, it was a very huge surprise, and it was one of a proud moment for us too, as well as the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, for mentioning about our startup and our work and our vision in his Mann Ki Baat. साथियों, मुझे साफ वाटर नाम से एक स्टार्टअप के बारे में पता चला है। इस एपिसोड के बाद हमको कई लोगों ने हम तक पहुंचने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि हम असल में क्या काम कर रहे हैं और कैसे लोगों की ज़िंदगियां बदल रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों में खुशियां ला रहे हैं। Our entire focus is on making the invisible water quality visible. Yoga improved the quality of life, whether yoga improved compliance to treatment, whether it increased the life expectancy, whether it added to the cures of breast cancer. Yoga as an intervention has never been studied in randomized clinical trials. We ran a randomized clinical trial of 800 patients, wherein yoga was tested against routine exercises following treatment of breast cancer. The results with a 5-year follow-up clearly showed that there was a remarkable improvement in quality of life and a 15% increase in longevity and 5-year cure rates of breast cancer. Any intervention in cancer essentially aims at reducing recurrence, prolonging life expectancy, and improving quality of life. Here is a trial where yoga has shown all three components going in correct direction. Yoga was the first study that we did with 800 patients, and I'm sure this will percolate in other areas of cancer as well as other non-communicable diseases. Another path-breaking study which was referred to by the Prime Minister in Mann Ki Baat. This is a study that we presented in Paris. What we did was in 1600 patients, half the patients received a local anesthetic injection around the primary tumor before surgery began, and another half did not receive. At the end of 6 years of follow-up, there was a 30% reduction in deaths related to breast cancer and 28% reduction in recurrences following surgery for breast cancer. There is an entity called Rajashray. Any art, any intervention, if it had the Rajashray, then the possibility that it will be disseminated and it will be appropriately utilized was maximum. And that's what has happened when our Honorable dear Prime Minister mentioned studies in his Mann Ki Baat. Here is a way wherein a well-established study, proven beyond doubt, is mentioned on a platform wherein a great majority would understand, would know, and hence start practicing. टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी स्टडी के नतीजों को प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के युग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जितनी ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगी, उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी।
Man Ki Baat means Man Ki Baat. It's a talk from the heart. And in May 2017, actually, Mr. Narendra Modi picked my work and my team's work and talked about it. I was shocked myself when he was told that he's going to talk when I heard the Man Ki Baat. But it feels nice. I was born in Mumbai, so being a coastal boy, who has swam in this very water, walked in the mangroves. And when I did all this, the nature leaves an imprint. And when as an adult, when I came back to the very location where I was spending my childhood, the beaches had turned into almost like a plastic graveyard. We work at 3 stages of the problem of plastic pollution. First stage is what I call pre-litter. Pre-litter means when the garbage is not generated. Litter stage is where you have bought something, now you don't know what to do. Then the final stage is what we call post-litter stage, where the waste has already landed into Mother Nature. So we use beach cleanups, mangrove cleanups, ocean cleanup through boats. So all these 3 methods are deployed. We work at different locations. We are working on more than 150,000 people to make a zero garbage. It's not a very small thing. It's a big thing, training every day up. Once we started the work and once Man Ki Baat happened, Narendra Modi ji's mentioning actually gave a huge impetus to this work. You saw the Honorable Prime Minister Narendra Modi. He himself went out and cleaned the beach. Now why was he doing it? He was sending this message to this country is, as a Prime Minister, if I am stepped out cleaning, we all must do little things. The message was very clear from the Prime Minister saying that we all need to contribute. Can all of us solve it? Of course. इस काम के लिए श्रीमान अफरोज शाह को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP उन्होंने बहुत बड़ा अवार्ड दिया, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये पाने वाले वो पहले भारतीय बने। मैं श्रीमान अफरोज शाह को बधाई देता हूँ, उनके आंदोलन को बधाई देता हूँ और जिस प्रकार से एक लोक संग्रह की तरह उन्होंने सारे इलाके के लोगों को जोड़ा और जन आंदोलन में परिवर्तित किया, ये अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण है। வணக்கம், என்னுடைய பெயர் டாக்டர் சந்திரசேகர். நான் வாழும் கலை அமைப்பின் ஆசிரியர் மற்றும் நாகநதி புனரமைப்பு திட்ட இயக்குனர். தண்ணியில் ரொம்ப வறட்சியாக இருக்குது, ஏதாவது பண்ணணும் அப்படி சொல்லி, அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நாகநதியில் ஒரு செக் டேம் கட்டி தண்ணியை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தோம். பேர் லட்சுமி, சுய உதவி குழுவில் இருக்கிறேன். அதே மாதிரி சுய உதவி குழுவில் 24 குழுக்கள் அமைச்சு இதுவரையும் நல்ல முறையில் செயல்பட்டு இருக்குது. ஜெயபால் நம்ம ஊருங்க. என் பேர் வந்து தேவிகா. பாரத பிரதமர் நம்ம ப்ராஜெக்டை பற்றி பேசினாருன்னு போது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது. ஸோ இந்த அளவுக்கு இன்டர்வியூ எடுத்து அதை வந்து இந்த மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் அந்த டிவி மூலமாகவும் மற்ற மீடியா மூலமாக கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது எல்லாருக்கும் இது ஒரு பெரிய அவேர்னஸை க்ரியேட் ஆனதுனால, மற்ற கலெக்டர்ஸுக்கெல்லாம் தெரிய வந்ததுனால அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, எங்கள் ஊருக்கு எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பண்ணி கொடுங்கன்னு அவங்க கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க. அதே மாதிரி கிராமத்து மக்களும் இந்த யாருக்கெல்லாம் செய்தி திரும்ப அந்த மக்கள்லாம் நம்மளை அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய மக்கள் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் போய் சேர்கிறதுக்கு PM உடைய ஒரு ஸ்பீச் வந்து அந்தளவுக்கு சப்போர்ட் இருந்திருக்கு. இதை பற்றி பிரதமர் மோடி கூட பாராட்டி பேசியிருக்கிறார். அது எங்கள் சலநத கிராமத்துக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி. கடந்த 4-5 வருஷமாக மழைக்காலங்களோட தண்ணி வராத ஒரு நதியாக இருக்கிறதுனால, அப்போ அந்த நதியில் தண்ணியை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு வந்து இந்த தண்ணியை கொண்டு போகிறத பற்றி பேசலாங்கிறதுக்காக NRG ஒர்க்கில் ஒரு 20 பேர் எடுத்து ஒரே ஒரு கிணறு தோண்டி பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தோண்டினோம். காஞ்சி போன கிணறே இன்றைக்கி மேலேயே இருக்குது கிணத்துல தண்ணி. ஐயா வந்து இந்தமாரி மீட்டிங் வச்சு ஒரு நாள் சொன்னதுனால இப்போ எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. இது வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வறட்சியான இருக்கக்கூடிய திருப்பத்தூர், கந்திலி, ஜோலார்பேட்டை அந்த ஏரியாவிலையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி மாவட்ட நிர்வாகம் அந்த டைமில் இருந்த கலெக்டர் ராமன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டை காட்டுறதுனால
நம்ம வந்து அடுத்த 20,000 பேர்கள் நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க மூலமாக வேலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3,800 ரீசார்ஜ் வெல்லுக்கு மேலே நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி சைக்கிளை கட்டிட்டு போவோம் தண்ணிக்கு, ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டருக்கு போய் தான் நாங்கள் குடிக்கிறதுக்கே தண்ணி கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய நிலைமையில் இருந்தோம். ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை. காஞ்சி போன கிணறு இன்னைக்கு 80 மூட்டை நெல் அறுத்தாங்க எல்லாருமே. தண்ணி பஞ்சம் இல்லாத ஒரு தமிழகத்தை மாற்றலாம். இந்த உலகத்திலேயே தண்ணி பஞ்சம் இல்லாத எல்லா மக்களும் செழுமையாக இருக்கணுங்கிறத இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ये मेरा गुरुजी है श्री दंडपानी शास्त्री गारू. उन्हीं के वजह से उनका प्रोत्साहन और उनका गाइडेंस और उनका ट्रेनिंग ने मुझे ये एनकरेज किया है. हम ये एंटरप्राइज से ये बताना चाहते हैं कि किस तरह का हर्ब्स हमारे लिए अच्छे हैं. नीम हो, जामुन हो और पत्तों के साथ भूई आमलकी हो और पलाश पत्ते फूल हो, इस तरह का यूनिक और जो यूज़ कर नहीं रहे हैं ज़्यादा उस तरह का हर्ब्स को लेकर हम ऐसा प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो 100% हर्बल हो और जो अच्छा सा फ़ायदा भी हो. There is one incubation center, MediHub, TBI MediHub. So Dr. Reddy over there, I met him and I had explained our initiative and all. बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने कहा वाई डोंट यू जॉइन अस एज एन इंक्यूबेटी एंड वी विल सपोर्ट यू इन वेरियस वेज. We also have a farm behind us along with the Goshala. So we are practicing natural way of growing fodder for Gomatas. Then again the Dr. Reddy and the MediHub TBI, they are training us and guiding us on how to grow a herbal garden. Right now we are working with about 400 plus farmer groups and then we have about 500 plus customers. We are also this year aiming to reach out to 5,000 plus Pilvam herbal customers. This is a herbal bathing powder made with palash flowers. When I visited Madhya Pradesh and then when I was talking to the locals over there, when I had asked what happened, why it is looking like a desert, they said no, the trees are being cut and taken away as a timber. Then when I went back to Guruji and I explained him, talked to him like can we not stop felling of trees, then Guruji had put it very beautifully saying make everyone realize the value of these trees, the medicinal properties they are carrying. They are more valuable than just the timber they are looking at. હું આ સ્પાઇસ ટર્મેરિક યુઝ કરું છું. એનાથી મારા કે મારા ફેમિલી મેમ્બરમાં કોઈને કોરોના થયો નથી. એની ઇમ્યુનિટી બહુ જ સારી છે. हमने ऑयल जो है सेसम ऑयल है उसको हमने मंगवाया तो ऑलमोस्ट 45 डेज़ के अंदर हमें इसका जो दर्द जो था उसमें 90% हमें उसका फ़ायदा हमें मिला. सुधा चेब्रोलू जी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है. उनकी कंपनी में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हीं पर इनोवेटिव हर्बल फॉर्मुलेशंस की भी जिम्मेदारी है. कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ गया था जब मोदी जी खुद ये साई सुधा चेब्रोलू जी हैं, ऐसे ये करते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं. जब ये सब उन्होंने कहा तो डेफिनेटली हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस मिला. और प्राइम मिनिस्टर हमारे बारे में बात कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लगा हमें. ई संजीवनी एक भारत सरकार के माध्यम से शुरू किया गया कोविड के समय से एक टेली कंसल्टेशन ऐप है. इसके दो पहलू हैं. एक पहलू है कि एक मरीज डायरेक्ट डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है थ्रू ई संजीवनी ऐप. ई संजीवनी OPD बोलते हैं उसे. उसमें टोकन नंबर सब जनरेट होते हैं और डॉक्टर्स को जब समय आता है तो आप डॉक्टर्स को घर से ही दिखा सकते हैं. और दूसरा है ई संजीवनी ऐप के माध्यम से
थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जहाँ CHO की पोस्टिंग हुई है, तैनाती हुई है, तो CHOs के माध्यम से जो गांव के लोग हैं पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जाते हैं, वहाँ जाके CHOs उनकी जांच पड़ताल करती है, फिर उस एप्लीकेशन में वो सारा पेशेंट का डिटेल डालती है। उसके बाद वो हम लोग को ऑनलाइन जो भी डॉक्टर मिलता है उस डॉक्टर से वो परामर्श करती है और हम लोग उसको दवाई यहाँ से भेजते हैं। 3-4 दिन भयो। 3-4 दिन बाद देखो उस्ताद, ई संजीवनी पूरी तरह से निःशुल्क और सरकारी तंत्र से दिया हुआ एक सर्विस है लोगों को। एवरेज कितने पेशेंट आपको टेली कंसल्टेशन के साथ होंगे? अभी तक मैंने 536 पेशेंट देखे हैं। ओह, तो आपको काफी इसमें महारत आ गई है। जी, अच्छा लगता है देखने में। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूर दराज क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया उपयोग हो रहा है। पहले क्या था कि सिक्किम के लोग हैं तो सिक्किम के लोग ही डॉक्टर्स को परामर्श कर सकें, और अब जो है भारत के किसी भी कोने से मुझे कोई भी कंसल्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत फ़ायदेजनक चीज़ है और आने वाले दिनों में इसकी मांग भारत में बहुत बढ़ने वाली है। हाल ही में एक मरीज आए थे मेरे पास, तो ई संजीवनी के माध्यम से, तो ई संजीवनी में उनको जो समस्या थी उनके लिए हम लोग ने त्वरित जो इमीडिएट मेडिसिन है वो हम लोग ने उनको दिया। उसके बाद उनको बोला कि आप फलाना जगह जाइए, आपका जो बीमारी है वहाँ उसका आपको निदान सही से होगा। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि उनका जो वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और वो बीमारी जल्दी से पता चल गया, अभी उनका ऑपरेशन होने वाला है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ई संजीवनी के माध्यम से लोगों को फ़ायदा मिला है। लड़कियां भी वही सोचती थी कि अगर जिस घर में अगर शौचालय है वही घर में हम लोग अब शादी करेंगे। जैसे पहले जो यहाँ का तालाब था उसमें हर एक लोग वही तालाब में मतलब क्या करने जाते थे, शौच करने जाते थे। लेकिन जब ये भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई गई, जब घर घर में शौचालय बन गया, उसके बाद वो तालाब का नवीकरण हुआ। उसमें लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करने लगे, योगासन करने लगे। उस तालाब में नहाना धोना सब चीज का काम वहाँ पर बहुत अच्छी रीति से होने लगा। मैं बहुत ही इसके लिए मतलब कठिन पीड़ा उठाई हूँ। जैसे कि पहले सभी लोग इधर उधर जाते थे तो उन लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, समझाना, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को एकजुटता दिखाना, हर एक लोगों को समझाना पड़ रहा था कि नहीं, शौचालय बनाने से यहाँ बीमारी नहीं होती है। ऐसा बहुत तरह का हम लोग इसके लिए शिक्षा प्रदान किए। उसके लिए फिर हमारे पंचायत के मुखिया जी थे, जलसहिया थे और जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, उनके द्वारा हम लोग एक पहल उठाए कि हर गांव में मतलब पंचायत में शौचालय बनना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे मन की बात को रखी तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। साथियों, इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इन सब बातों को हम लोग सुने तो हम लोगों के बीच में एक जागरूकता आई और लोग बहुत प्रभावशील हुए कि हम लोग का गांव भी एक शौच मुक्त पंचायत बनेगा।
हमें प्रभाव बहुत ही, उनका मन का बात बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे पार्वण में जितने भी शौच दिए हैं, हमारे बेटी बहन शौच के लिए मिलने के कारण बहुत खुश हैं। जब भी मन की बात आती है, हम लोग गांव में मतलब पहले से बोल देते हैं कि आज हमारे आदरणीय मोदी जी का जो मन की बात है ये आने वाली है। तो हम लोग पंचायत भवन जो सचिवालय हम लोग का बना हुआ है, हम लोग उसमें हर एक लोग बैठते हैं और मन की बात को सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी विकास की योजनाएं बताते हैं, जो भी बात को बताते हैं, हर एक लोग सुनते हैं और उसके अनुसार पहल भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। এওঁলোকৰ শিশুবিলাক 3 মাহতে আমাৰ বঙাইগাঁৱত তাৰমানে 99% মানে নৰ্মেল সুস্থ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছিলে এই সম্পূৰ্ণ প্ৰজেক্টটোৰ পৰা। স্কুলত আমি 3 to 6 ইয়াৰ্ছৰ বাচ্চাখিনিক আমি আমাৰ স্কুলৰ শিক্ষা, তাৰোপৰি আমি গৰম ৰন্ধা খাদ্য এইখিনি বিতৰণ কৰোঁ। ওজন আৰু হাইটটা কম হোৱাৰ কাৰণত ল'ৰা ছোৱালীখিনি বেমাৰী হয়, দুৰ্বল হয়। তেতিয়া গম পোৱাৰ পিছত তেতিয়া আৰু বেয়া নাপায় আৰু নিজে নিজে হাইটত লোৱাৰ কাৰণত হয়তো চেণ্টাৰতো আহে, নাইবা আমি ঘৰত গ'লেও কোনো অসুবিধা নকৰে। এটা আমাৰ কাৰণে নতুন কনচেপ্ট আছিল যে বাডি মাদাৰটো মানে হৈছে কি, যিগৰাকী চেম মেমৰ মাক ওলাইছিল, সেই মাকগৰাকী তাৰমানে লগত এগৰাকী সখীৰ নিচিনাকৈ মানে সুস্থ শিশু এটাৰ মাকক বাডি মাদাৰ বনাই দিছিল। এই পেয়াৰটোৱে খুব কাম কৰিছিল। আমি প্ৰথমতে ইয়াতে মোৰ যিটো বিদ্যাপুৰ চাৰ্কুল আছিল, বিদ্যাপুৰ চাৰ্কুলত 21জন আমি চিভিয়েলি একুইট মালনাৰিষ্ট Tuberculosis, as most of you are aware, is a big public health challenge in our country. It's an infectious disease like COVID that we have seen, and it has been with us for ages together. This initiative of Nikshay Mitra was launched by the ministry in last September, and Honorable President launched it, and it's called the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, and is basically targeted to provide these TB patients who have consented to be adopted by a community member who can provide him with the additional support that is required by a TB patient. Nutrition, vocational rehabilitation, or any other support that the patient needs. So that's where this concept of Nikshay Mitra came in. So far we have over 76,000 Nikshay Mitras that have come forward to adopt over 10 lakh consented TB patients, and we have already seen distribution of over 5 lakh food baskets to these TB patients over the last 6 months, and that's something which is very encouraging for us, because almost every TB patient who has consented has been adopted by somebody or the other. And then we have over 1,000 odd corporates, NGOs, elected representatives, political parties, all coming forward to join and become a Nikshay Mitra. Few Nikshay Mitras are even as young as 10 to 14-year-olds who have broken their piggy bank and given those pocket money to adopt 4 or 5 patients in their community. 21 জুনত ধৰাপুৰত দৰৱ আনিছিলোঁ, দৰৱ দিছিলে 6 মাহ খাবলৈ কণ্টিনিউ। তাৰপৰা টিভি দৰৱ খাওঁতে মানুহে বেয়া પાইছিলে মোক প্ৰথমে, এতিয়া আকৌ চবেই ভাল পায়। નિયારા કંપની તરફથી કીટ આવેલ છે। મારી બેબીને બિસ્કીટ, ગોળ, ચોખા અને લોટ અને ચણા અને મગની દાળ આવેલ છે, તેથી તેનો વજને સારો વધેલ છે અને દવાઈ સહાય અમને સારી મળી છે। आपने देखा होगा बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है।
Honorable PM inaugurated several new initiatives, which is most important is a preventive treatment for those people who do not have actual disease as of now, but have the bacteria within themselves. So it will prevent them from breaking down to TB. Now that intervention will definitely make a huge impact in the reduction, and we are confident that with these newer interventions, our goal for achieving TB elimination by 2025 is achieved and is sustainable.